बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 के जो हमारे दो न्यूमेरिकल रहते थे 10.9 और 10.10 उनको करने की कोशिश करते हैं। तो 10.9 न्यूमेरिकल को पहले सबसे करते हैं बच्चों। 10.9 न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है। इसमें उसने आप लोगों को ये बोला है कि अ ग्लास लाइट पाइप, ठीक है जी, in air will totally internally reflect a light ray, ठीक है, if its angle of incidence is at least 39 degree. What is the minimum angle for total internal reflection if the pipe is in water? देखें बच्चों, उसने ना इस सवाल में दो केस बनाए हैं। उसने सवाल में कितने केस बनाए हैं बच्चों? दो केस बनाए हैं। उसने जो केस नंबर 1 बनाया है ना, वो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, और केस नंबर 2 को उससे भी ज़्यादा। देखें, केस नंबर 1 में उसने दो चीज़ों की बात की है, लाइट पाइप की बात की, ग्लास लाइट की बात की है। ग्लास लाइट पाइप किस में जी? ग्लास लाइट पाइप इज़ इन एयर। एक उसने ये केस आप लोगों के सामने बनाया है कि ग्लास लाइट पाइप जब एयर में है, ठीक है, तो उस वक़्त कहता है ग्लास लाइट पाइप जब एयर में है ना, तो उस वक़्त बच्चों उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो 39 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखें, मैं इसकी ना एक डायग्राम बनाऊंगा। विदाउट डायग्राम आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये देखें, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ये ऐसे, इस डायग्राम में उसने ये बोला है कि ये लाइट, ये यहाँ पर बाहर एयर है बच्चों, इधर क्या है? एयर है, ठीक है, और ये ग्लास की बाउंड्री है ऐसे। अब एयर और ग्लास की ये बाउंड्री है। अब हो क्या रहा है कि एयर से मतलब ग्लास में लाइट रे ऐसे आई है, ठीक है, और ये N2 इजारी बात है, ये बाउंड्री है, इसका रिफ्लेक्टिव बाहर वाली एयर की बात हो रही है, तो बाहर वाली एयर है, अंदर वाली क्योंकि लाइट रे तो एयर में, ये ग्लास में है, तो ग्लास में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो हमें नहीं इस वक्त पता कि क्या है, वो हम लोगों ने मालूम करना है। इस वक्त ग्लास, ये ग्लास है और ये बाहर क्या है? एयर है, ठीक है। अब देखें, ये लाइट रे यहाँ पर आई और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आई थी बच्चों। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिस पर लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों कितना हो गया? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको θ2 का नाम देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, तो इट मीन्स ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। और ये आपको सवाल में गिवन है, देखें जरा एक मरतबा, इसको मैं θc लिख देता हूँ। एक बार दोबारा सुने, लाइट रे देखें, ये ग्लास है, ये एयर है, ये ग्लास की बाउंड्री है, यहाँ तक, इससे नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है। जब लाइट रे ग्लास में ट्रेवल करती आ रही है, ठीक है, इस वक्त ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये किस मटेरियल का बना हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है। ये जैसे ही आके इस बाउंड्री के साथ इंटरफेस किया तो इसके पैरेलल मूव कर गए, इट मींस इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे? इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे। अब हमारे पास ये, इसका मतलब है हमारे पास कुछ डाटा इकट्ठा हुआ है। अब N1 जो है वो हमें नहीं पता, वो हम लोगों ने मालूम करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो θ1 है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर ही है और वो 39 डिग्री है। तीसरी जो चीज़ हमें पता चली है कि θ2 बच्चों 90 डिग्री बन गया है। और जो N2 है ना, वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना होता है? 1 होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मुझे बताएं, ये चारों चीज़ें आपने किस फार्मूले में पढ़ी है? मेरा ख्याल है हम लोगों ने इसका एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्नेल्स लॉ। N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। हाँ जी, ये पढ़ा हुआ है। लो बच्चों, अब ये N1 कितना है? N1 sin 39 डिग्री इज इक्वल टू N2 की जगह पर 1 आ गया और साइन 90 डिग्री आ गया। अब साइन 90 डिग्री 1 होता है बच्चों, तो N1 वैसे ही बराबर आ गया 1 ओवर साइन 39 डिग्री। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपके पास 1.589 अप्रोक्सीमेटली 1.59 के करीब आंसर आ जाता है। तो लो बच्चों, ये था आपका केस नंबर 1। इसका बड़ा आसान सा था, ठीक है, कुछ मुश्किल भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद अब केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में उसने आपके इसी सवाल में आपको ये बोल दिया है कि व्हाट इज द मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द पाइप इज इन वाटर। लो जी, अब ग्लास लाइट पाइप, ग्लास लाइट पाइप कहां पर चला गया बच्चों? ग्लास लाइट पाइप इज इन एयर। बच्चों, ग्लास लाइट पाइप एयर में है। अब मुझे ये बताएं कि जब ग्लास लाइट पाइप बच्चों एयर में होगा तो फिर क्या सिस्टम चलेगा, वो अब आप लोगों ने
बताना है। जब ग्लास लाइट पाइप सॉरी एयर में नहीं, अब उसने बल्कि वाटर बोल दिया सवाल में, सॉरी ये वाटर है, ठीक है। तो बच्चों अब जब वाटर उसने बोल दिया है तो अब वाटर में कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अब दोबारा से मैं यही डायग्राम बनाता हूँ। ये ज़रा आप लोगों ने देखनी, देखें दोबारा से यही डायग्राम आप लोगों के सामने आई ऐसे, ये डायग्राम ऐसे। अच्छा अब देखें हो क्या रहा है कि लाइट रे एंटर तो हो रही है इसमें, ठीक है। और अब ग्लास देखें यहाँ पर, तो आपको पता है इसका जो एंगल है ये θ2, ये तो बच्चों 90 डिग्री ही होगा, एक बात तो डन है। और अब ये बाहर वाटर है और ये अब ग्लास है, ठीक है। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.33 होता है, जिस तरह वहाँ पर एयर का 1 था, वाटर का 1.33 होता है, ये θ2 है। और ये लाइट रे यहाँ से मतलब ऐसे आगे को निकल गई हुई है, ठीक है। अब इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था ये हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं ऊपर वाले में 1.589, क्या हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया हुआ है। इट मीन्स अब आप लोगों ने कहता है यही मतलब सारा प्रोसेस था। अब एयर की बजाय वाटर में चले गए हैं, जब वाटर में चले गए अब क्रिटिकल एंगल क्या बनेगा ये अब आप लोगों ने बताना है, समझ लगी ये बात। अब क्रिटिकल एंगल वाटर में क्या बनेगा, एयर में उसका 39 डिग्री आ था, तो वाटर में उसका क्रिटिकल एंगल कितना आएगा उसी लाइट रे का ग्लास में, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होगा जब वो ग्लास को वाटर, एयर की बजाय वाटर में ले आएंगे। बस अब मुझे ये बताएं दोबारा से वही काम, डाटा क्या इकट्ठा हुआ आप लोगों के पास, आप लोगों के पास इकट्ठा हुआ n1 अब आ गया 1.589 बच्चों, ठीक है। और θ1 जो θc है ये आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। उसके बाद बच्चों n2 जो है ना वो आपके पास 1.33 है और θ2 जो है ना वो 90 डिग्री है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ये। तो बच्चों दोबारा से फार्मूला n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 लगाएंगे आप लोग, ठीक है। अब यहां से क्या होगा आप लोग थोड़ा सा गौर करें बच्चों, 1.589 sin θ1 की जगह पर क्या आ गया, θc आ गया। और बच्चों ये 1.33 और sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 हो गया, θc बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1.33 ओवर 1.589। तो जब आप लोग इसका ओवरऑल साइन इनवर्स ले लेंगे बच्चों तो साइन इनवर्स 0.837 बनेगा, जिसका कैलकुलेटर पर आंसर 57 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 57 डिग्री भी आ गया। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 10.9। सो वेरी इजी न्यूमेरिकल था ये, इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। तो आप लोगों के पास 1 मिनट है, आप लोग इसको नोट कर लें, हरी अब जल्दी जल्दी ज़रा। .9 न्यूमेरिकल आप लोगों की खूबसूरत निगाहों के सामने इस वक्त मौजूद है, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें, कुछ बच्चे जो देख रहे हैं इसको गौर से वो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आपको यूट्यूब के ऊपर तो ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो मिल ही जाएगा, ठीक है। लो जी ये आपका 10.9 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने 10.10 न्यूमेरिकल को करना है, ठीक है। तो 10.10 न्यूमेरिकल भी आसान ही है मगर इसको ज़रा पहले नोट कर लें। हाँ जी चलते हैं बच्चों 10.10 न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा अब इस न्यूमेरिकल में उसने आपसे क्या क्या बातें करनी है, बल्कि मैंने क्या क्या बातें करनी है वो देखते हैं। 10 प्रॉब्लम नंबर 10.10 हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है ये इस चैप्टर का, ठीक है। कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, ठीक है। कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 एंड 1.6 है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस द मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंसिडेंस इन द एयर ऑफ अ रे विच एंटर द फाइबर एंड इज इंसिडेंस एट एन क्रिटिकल एंगल ऑन द इंटरफेस। बच्चों को तो इसकी स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती जल्दी। देखें मैं आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, सबसे पहले ना मैं ऑप्टिकल फाइबर एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बच्चों। ये मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक ऑप्टिकल फाइबर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऑप्टिकल फाइबर की मैं आपके सामने कोर भी ड्रॉ करूँगा और क्लैडिंग भी ड्रॉ करूँगा। अच्छा अब ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक्सिस में से पास कर रही है ये लाइन, ठीक है ऐसे। अब देखें उसने बोला है आपके पास कि N1 जो है ना
कोर, ये कोर है, आप लोगों को पता है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा लो होता है, और ये आप लोगों के पास क्लैडिंग आ गई है। सबसे पहले तो कोर और क्लैडिंग का आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये बात, कोर और क्लैडिंग आ गई। कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज 1.6 एंड क्लैडिंग इज 1.4। कहता है क्रिटिकल एंगल ऑफ द इंटरफेस कैलकुलेट करें। आप लोगों ने क्या मालूम करना है? क्रिटिकल एंगल। अब अक्सर बच्चे सोच रहे हैं क्रिटिकल एंगल कौन सा है। देखें भाई, होगा क्या, जब लाइट रे इधर से गुजरी, इस पॉइंट पर आके फॉल की ना, अब ये जिस पॉइंट पर लाइट रे आके फॉल की है बच्चों, इधर मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल। आपको पता है ये वो एंगल ऑफ, क्योंकि लाइट आगे से ऐसे रिफ्लेक्ट होके तो आगे आगे जाती जा रही है, इट मीन्स ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, ये वाला जो एंगल, ये बच्चों इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्चुअली हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ये क्रिटिकल एंगल एक तो आपने मालूम करना है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है और लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट होती जाती है, तो बच्चों ये आप लोगों ने मालूम करना है। मतलब ये ऐसे, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, अब तो ये क्रिटिकल एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल, ये आप लोगों ने मालूम करना है। एक चीज़ पहले पार्ट में तो ये मालूम करना है, सवाल अब समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये जिस तरह कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर आके फॉल किया, लाइट रे यहाँ से आ रही थी, ऐसे चली गई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो ये θ2 आपको 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, और ये θ1 है एक्चुअली, जो कि कितना है? क्रिटिकल एंगल है, ये आपने मालूम करना है। अच्छा, और ये आप लोगों को पता है कि अब अगली बात, एक तो ये चीज होगी, उसके बाद उसने कहा द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एयर ऑफ अ रे विच एंटर्स द फाइबर। कहता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट रे एयर से फाइबर में एंटर हो रही है, ये बाहर एयर है ना, तो ये एयर से एंटर हो रही है इसमें, इट मीन्स जब वो एंटर हो रही है उसका वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसको हमने θ1 प्राइम का नाम दे दिया, क्योंकि θ1 को हम अंदर नाम दे चुके हैं, तो इसको θ1 प्राइम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और आप लोगों ने जो यहाँ पर बड़ी ही आप लोगों के लिए नोटेबल है, वो ये है कि ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर है n1 प्राइम, बच्चों ये है 1, आप लोगों को पता है, और अंदर ये कोर में जा रही है, और इसके लिहाज से n1 प्राइम के लिहाज से n2 प्राइम कितना होगा? 1.6 होगा। ये भी याद रखना, क्योंकि एयर से फाइबर की कोर में गई है। ठीक है, देखें अब ना इसके दो पार्ट है न्यूमेरिकल के, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक पहले पार्ट में कोर क्लैडिंग बाउंड्री की बात हुई है, तो कोर क्लैडिंग के लिहाज से ये θ1 है, ये θ2 है। अच्छा, उसके बाद ये खत्म हो गया ना, क्रिटिकल एंगल निकाले। उसके बाद बी पार्ट में उसने कहा है कि रे जो एंटर हो रही है ना जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएं आप लोग। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये θ1 प्राइम, ये आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? मालूम करना है। ये बस ये जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये लाइट रे एंटर हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? केस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी बुक में इस न्यूमेरिकल के केस नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखें इस केस नंबर 1 में जो डाटा गिवन है वो क्या क्या है। अभी देखा था हमने कि कोर क्लैडिंग बाउंड्री थी, कोर का यानी n1 1.6 है बच्चों, n2 कितना है? 1.4 है। θ1 जो कि θc के बराबर है, ये मालूम करना है आप लोगों ने। और बच्चों θ2 जो है ना वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये था आपका केस नंबर 1। अब एक बात ज़रा आप लोग नोट कर लें कि ये θ1 जो है ना θc ये मालूम करें। मुझे बताएं कौन सी इक्वेशन लगाऊं? और यार दुनिया जहान के हर बंदे को इक्वेशन पता है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। क्यों भाई बच्चों? अब देखें ये 1.6, ये sin θc इज इक्वल टू 1.4 sin 90 डिग्री। अब आपको पता है sin 90 डिग्री 1 होता है, तो θc बराबर आ जाएगा sin इनवर्स 1.4 ओवर 1.6। 1.4 ओवर 1.6 जो होता है वो 0.875 होता है। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। तो लो बच्चों ये आप लोगों के पास आंसर आ गया है, क्रिटिकल एंगल आप लोगों के पास आया है 61 डिग्री का। आई थिंक इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। तो लो जी आप लोगों का इट मीन्स कि ये जो क्रिटिकल एंगल निकालना था ना, ये आप लोगों ने 61 डिग्री निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं बच्चों केस नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लोगों ने मालूम करना है। अब केस नंबर 2 में डाटा क्या गिवन है? ये n1 प्राइम, हाँ जी कितना है? 1 है। अच्छा उसके बाद n2 प्राइम बच्चों कितना है? कोर में एंटर हुई है ना, कोर का एयर से कोर में गई है, तो वो 1.6 है। ओके, उसके बाद अब इसका ये θ1 प्राइम ये आप लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, जबकि साथ में अगर θ1 प्राइम मालूम करना है यार आप लोगों ने, तो मुझे ये बताएं कि इसका θ2 प्राइम अंदर क्या बनता होगा। पहले ये भी तो मालूम करना पड़ेगा आप लोगों को।
क्योंकि हम जब हमने फार्मूला लगाना है तो फार्मूले में तो हमने थीटा 1 प्राइम थीटा 2 प्राइम, अब ये थीटा 1 प्राइम है, थीटा 2 प्राइम कौन सा है यार? थीटा 2 प्राइम पता है कौन सा एंगल है? ये मैं बताने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है एक्चुअली। देखें मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा इतने से हिस्से को ना, इतने से हिस्से को, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है बच्चों, इस हिस्से को इधर जूम करने लगा हूँ। ये देखें, ये बाउंड्री है कोर और उसकी, ठीक है, ये बाउंड्री है उसकी, और यहाँ पर इस बाउंड्री के साथ आप लोग देखें यहाँ से रे ऐसे एंटर हो रही है, ये नॉर्मल लाइन है ऐसे, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है आप लोगों के सामने ताकि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से अब इसका व्यू क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये हमारा यहाँ पर ना बच्चों, ये तो बाउंड्री है ना, यहाँ पर हमारा एक्सिस वाली लाइन गुजर रही है। अब आप लोग देखें इधर ना एक ट्राइंगल सी बनी है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल हम लोग निकाल चुके हैं 61 डिग्री है, ये वाला हमें पता है 90 डिग्री है बच्चों। अब ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल आपको पता है आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो है ना, ये वाला, ये है थीटा 2 प्राइम, और यहाँ पर थीटा 1 प्राइम बना हुआ है, यहाँ पर n2 प्राइम है, ये है n1 प्राइम। थोड़ा सा गौर करना है तो पता चलना है अब आप लोगों को। अब ये थीटा 1 प्राइम है, ये थीटा 2 प्राइम है, इट मीन्स अगर ये चाहिए तो ये चाहिए, अगर ये थीटा 2 प्राइम है तो ये भी तो थीटा 2 प्राइम है, इट मीन्स अगर ये पता चल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो आप लोग उसको छोड़ें, इस थीटा 2 प्राइम को, ये थीटा 2 प्राइम निकालना है। इस ट्राइंगल के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इधर मैं इसको साइड पर लिखता हूँ, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हाँ जी, मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो 61 डिग्री प्लस 1 डिग्री के बराबर होता है, प्लस थीटा 2 प्राइम इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे तो इतना पता है, अब आप लोगों को पता नहीं पता है कि नहीं पता, मुझे तो पता है। अब ये क्यों, तमाम एंगल्स का 61 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा 2 डिग्री, थीटा 2 प्राइम, इन तमाम का सम 90 होगा। तो देखें थीटा 2 प्राइम यहाँ से बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री, तो थीटा 2 प्राइम बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा 29 डिग्री। इट मीन्स अब देखें ये आपके पास 29 डिग्री आ चुका है, ऐसे ही है। अब आप लोगों ने सिर्फ थीटा 1 प्राइम मालूम करना है। अब दोबारा क्या करेंगे, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 प्राइम 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 प्राइम। अब देखें थीटा 1 प्राइम निकालना है, n1 प्राइम कितना है 1, ये साइन थीटा 1 प्राइम हमने मालूम करना है, ये कितना है 1.6, ठीक है, और ये कितना है साइन 29 डिग्री, ठीक हो गया। लो बच्चों, अब यहाँ से थीटा 1 प्राइम, पहले तो देखें साइन थीटा 1 प्राइम ओवरऑल बराबर आ जाएगा आपके पास 0.776 के, तो थीटा 1 प्राइम बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.776, ठीक है। और जब इन दोनों को आप लोग ओवरऑल सोल्व कर लेंगे मतलब इसका, तो ये 51 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। लो जी बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 10 था, जो कि मुकम्मल तौर पर सोल्व हो चुका है, ठीक है। ये आपको मुख्तलिफ खुलासों में बड़े अजीबो गरीब तरीके से सोल्व हुआ मिलता है, ठीक है, मगर मैंने अब आपको ये करवा दिए हैं, और इंशाल्लाह आपके जो फुल बुक के पेपर होंगे उन पेपर्स में मैं इनमें से कोई भी आपको MCQ दे सकता हूँ। ये जो ऑक्सले एकेडमी के भी बच्चे हैं, ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से ये सारे न्यूमेरिकल कर लें, ताकि अल्लाह ना करे अगर आपको पेपर में कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया तो आप लोग फिर ये ना कहें जी कि हमने तो ये न्यूमेरिकल किए ही नहीं थे, ठीक हो गया। हेलो जी बच्चों, आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमारा सिलेबस तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, 032041777299। आप लोग मेरे इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट करें, कोई मसला है मेरे से डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।